हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इकोसिस्टम पारतंत्र। आज हम ये पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इकोसिस्टम पारतंत्र ये क्या होता है? जहाँ जीवधारी आपस में एंड अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ओके, नेक्स्ट, यह छोटे तालाब से लेकर विशाल जंगल एवं महासागर तक हो सकता है। मतलब ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्वग्लोबी पारतंत्र के रूप में देखते हैं, जहां पृथ्वी के सभी स्थानीय पारतंत्र समाहित हो। नेक्स्ट, यह विशाल एंड जटिल है। इसकी दो आधारभूत श्रेणियां हैं। कौन सी हैं? एक है स्थलीय और दूसरी है जलीय। स्थलीय में कौन से आते हैं? जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल। ओके, और जलीय में आते हैं झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियां, ज्वार नदमुख। लेकिन एक नोट पॉइंट है, कुछ मानव निर्मित पारतंत्र के रूप में, मतलब कुछ मानव निर्मित पारतंत्र हैं जो कौन से सस्य भूमि एंड जल जीवशाला, ये मानव निर्मित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम पारतंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि इसमें हमें निवेश, उत्पादकता, ऊर्जा स्थानांतरण, आहार श्रृंखला, जाल, पोषण चक्र, निर्गम, निम्नीकरण एवं ऊर्जा क्षति का आगमन कर सकें। ओके, एंड इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंधों को भी देखेंगे जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे पारतंत्र की संरचना एंड क्रियाशीलता। पहले हम पारतंत्र की संरचना पढ़ेंगे, फिर हम इसकी क्रियाशीलता पढ़ेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जैविक एंड अजैविक घटक एक दूसरे को अपने आसपास के वातावरण में प्रभावित करते हैं। ये है बायोटिक, जैविक घटक, एबायोटिक, अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और एबायोटिक होते हैं एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। ओके, अब है जैविक एंड अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो पारतंत्र की एक विशिष्टता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पारतंत्र की संरचना दो प्रकार की होती है। पहली है कंपोजिशन, संगठन, मतलब प्रजातियों का संगठन। दूसरी है स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब स्तर विन्यास। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन के बारे में। ये क्या होता है? एक पारतंत्र की पादप एंड प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना। और स्ट्रेटिफिकेशन क्या बताता है? विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताता है। जैसे एग्जांपल है इन ए फॉरेस्ट, इसमें जो वृक्ष होते हैं वो सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर पर होते हैं। झाड़ियाँ ये दूसरा स्तर है, जड़ी बूटियां एंड घास ये धरातलीय स्तर हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल इकोसिस्टम, मतलब क्रियाशीलता, क्रियाशील इकोसिस्टम। ये क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र के सारे घटक एक इकाई के रूप में क्रियाशील दिखते हैं, जो जिसके निम्न पहलू हैं। कौन से हैं? जैसे कि पहला है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। दूसरा है डिकम्पोजिशन, अपघटन। तीसरा है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। चौथा है न्यूट्रिशन साइकिल, पोषण चक्र। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हम इसमें एक छोटे से तालाब का एग्जांपल लेते हैं। ये हमें जलीय पारतंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता अन्य क्रियाओं को समझने में सहायक हैं। तालाब में उथले पानी वाला एक जल निकाय है जो पारतंत्र के सभी मूलभूत घटकों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये तालाब है जो एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी एवं अपेक्षित रूप से सरल एग्जाम्पल है। इसमें क्या-क्या होते हैं तालाब में? ये बायोटिक कंपोनेंट, इसके अंदर होता है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक तत्व, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक तत्व, सॉइल मतलब मृदा। ये निपेश तालाब की तली पर जमा होते हैं। नेक्स्ट है तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करना। किस तरीके से नियमित करते हैं? सौर निवेश से, ताप का चक्र, दिन की अवधि मतलब लंबाई, अन्य जलवायुवीय परिस्थितियाँ। ओके, नेक्स्ट है स्वपोषी घटक। कौन से होते हैं? जैसे पादप प्लवक, कुछ काई मतलब एल्गी प्लवक, निमग्न, किनारों पर सीमांत पादप, ये तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं। अब है उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व। ये प्राणी प्लवक, स्वतंत्र प्राणी एवं तलीयवासी जीव। अब है अपघटक, क्या-क्या होते हैं? कवक, जीवाणु, ये तालाब की तली पर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें यह तंत्र किसी भी पारतंत्र मतलब जीवमंडल की सारी प्रक्रियाओं को निष्पादित करता है, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से ये क्या करता है? अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना,
विभिन्न स्तरों के परपोषितों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण करना, मृत जीवों के सामग्रियों का अपघटन करना एंड खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना। इस घटना की पुनरावृत्ति बार-बार होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की ओर एंड पर्यावरण में इसका अपव्यय एंड ऊष्मा के रूप में हानि होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी पारतंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश मतलब इनपुट की आधारभूत आवश्यकता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब प्राथमिक उत्पादन। ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा एंड कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका भार क्या होता है? ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, और इसकी ऊर्जा क्या होती है? किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर बाई आर की पावर -1 का मतलब होता है पर ईयर। ओके, अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन है उसका भार क्या होता है? वेट ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी ऊर्जा क्या होती है? किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राथमिक उत्पादकता। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या होती है? ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर होती है। नेक्स्ट इसकी एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम जीपीपी में से श्वसन दर घटा दें तो हमें एनपीपी प्राप्त होगा। ओके, अब है एनपीपी। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन दर के दौरान हुई क्षति को हटा देते हैं तो हमें एनपीपी प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला है जीपीपी माइनस आर इजिकल टू एनपीपी। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द्वितीयक उत्पादकता। ये क्या होती है? नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत मतलब शाकबच्ची या अपघटक के रूप में के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के पर्यावरणीय कारकों पोषकों की उपलब्धता एंड पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए डिफरेंट टाइप के पारतंत्रों में ये भिन्न भिन्न होती है। कैसे? संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्वों के रूप में लगभग 170 बिलियन टन होता है। ओके, अर्थ के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका है, फिर भी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है एंड शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। मतलब समुद्र में उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है एंड शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपघटन डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है? जैसे केंचुआ जो किसान का मित्र होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ-साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में भी मदद करता है। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों एग्जाम्पल CO2, H2O पोषकों में खंडित करने में सहायक होता है। ओके, प्लांट के मृत अवशेष कौन-कौन से हैं? पत्तियां, छाल एंड फूल और एनिमल के मृत अवशेष ये दोनों मिलकर मलादि सहित अपरद बनाते हैं जो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन एंड खनिजीभवन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन ये क्या होता है? अपरदहारी एग्जाम्पल केचुआ अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। नेक्स्ट है जल विलेय कार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर के प्रविष्ट कर जाते हैं मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं एंड अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपचयन। ये क्या होता है? बैक्टीरियल एंड कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों के रूप में तोड़ देते हैं।
मतलब बैक्टीरिया एंड कवक के अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों के रूप में तोड़ देते हैं। अब है ह्यूमिफिकेशन। इसमें एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जो सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है एंड इसका अपघटन धीमी गति से चलता है और ये प्रकृति में कोलॉन होने के कारण पोषक के भंडार का कार्य भी करता है। ओके, अब है खनिजी विवरण मिनरलाइजेशन। ये क्या होता है? ह्यूमन पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है जो खनिजीकरण प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं उन्हें मुक्त करता है। ओके, अब है अपघटन। एक प्रक्रिया है जिसमें O2 की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों एंड अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित है। विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन एंड लिग्निन से भरपूर होता है तो अपघटन की दर धीमी होती है। यदि अपरद नाइट्रोजन एंड जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो अपघटन दर तेज होती है। अब है ताप एंड मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायवीय घटक है। ये कैसे है? जो मृदा के सूक्ष्म जीवों एंड क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करता है। किस तरीके से नियमित करता है? गर्म एंड आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है। निम्न ताप एंड अवायवीय जीवन में अपघटन की गति धीमी होती है और इसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ये क्या होता है? गहरे समुद्र के जलतापीय पारतंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है एकमात्र स्रोत। आपते सौर विकिरण का 50% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। ओके, प्लांट एंड प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु सपोषी सूर्य की विकिरित ऊर्जा से सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट ये केवल 2 से 10% भाग प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं। यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व को संपोषण करती है। पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एंड पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित होती है? पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ओके, सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का। यह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करता है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सकें। हरे पादप जो क्या होते हैं? उत्पादक। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाखी एंड काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक होते हैं। विभिन्न प्रजाति एग्जाम्पल पादप, प्लवक, काई, बड़े पादप ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये क्या होता है? प्लांट से शुरू होती है। प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और उसके बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। इस प्रकार अंतर्निर्भरता के कारण खाद्य जाल बनता है। किसी भी जीव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। ओके, उत्पादक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा या उपभोक्ता को दी जाती है या वह जीवमृत हो जाती है, जिससे एक जीव की मृत्यु अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पर निर्भर करते हैं। उन्हें उपभोक्ता या परपोषित कहा जाता है। यदि वे उत्पादक पर निर्भर करते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाकभक्षी कहते हैं। एक पशु दूसरे पशु को खाता है या पशु जो पेड़ों या उसके उत्पादों को खाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता। और जो दूसरे पशु को खाता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो शाकाहारी शाकभक्षी होते हैं स्थलीय पारितंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे एवं स्तनधारी पशु हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृदकवची मतलब मोलस्क हैं। ओके, नेक्स्ट है
वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं वो मांसाहारी या मांसभक्षी या प्राथमिक मांसभक्षी या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और वे पशु जो प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय मांसभक्षी कहते हैं। जैसे ग्रासीय उत्पादक है, गौट प्राथमिक उपभोक्ता है और ह्यूमन द्वितीयक उपभोक्ता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन। ये क्या होती है? यह एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। ये मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। इन्हें मृतपोषी पूर्तिजीवी के नाम से जाना जाता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है ये अपघटकों से बनी होती है जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया के रूप में परपोषित जीव होते हैं। ये मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एंड पोषण प्राप्त करते हैं। ये पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों एंड मृत सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारितंत्र में ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला डीएफसी द्वारा अधिक ऊर्जा प्रभावित होती है। मतलब जलीय पारितंत्र में ग्रेजिंग फूड चेन इसमें ऊर्जा ज़्यादा प्रभावित होती है और स्थलीय पारितंत्र में डेट्रिटस फूड चेन प्रभावित होती है। कुछ स्तरों पर डीएफसी को जीएफसी से जोड़ा जा सकता है। डीएफसी के कुछ जीव जीएफसी पशुओं का शिकार बन जाते हैं। एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जंतु एग्जाम्पल में कॉकरोच एंड क्रो ये सर्वोच्च होते हैं। फूड चेन का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल। ये क्या होता है? सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। ओके, सभी जीव अपने पोषण या आहार स्रोत के लिए आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। पोषण स्तर ये क्या होता है? उत्पादक प्रथम पोषण स्तर है, शाकाहारी एंड प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा पोषण स्तर है। नेक्स्ट मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता ये तीसरे पोषण स्तर हैं। ओके, किस तरीके से? यह उत्पादक जिसमें पहला पोषण स्तर है जिसमें पादप आते हैं, पादप प्लवक घास एवं वृक्ष ये प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय पोषण स्तर है इसमें शाकाहारी आते हैं, जंतु प्लवक टिड्डे एंड गाय। द्वितीय उपभोक्ता ये तीसरा पोषण स्तर है इसमें मांसाहारी आते हैं, पक्षी मछलियां एंड भेड़िया। यह है तृतीय उपभोक्ता। इसमें चौथी पोषण स्तर आती है जिसमें उच्च मांसाहारी होते हैं जैसे मनुष्य और शेर। इस तरीके से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरद या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है जो अपघटों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है स्थित सस्य या खड़ी फसल। ये क्या होता है? एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है। जीवित जैविकों की मात्रा जैव मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो अधिक विशुद्ध होगा। ओके, अब नेक्स्ट है चारण खाद्य श्रृंखला। पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है एंड प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही प्रभावित होती है। ओके, यह तभी संभव है जब कई स्तर हों। एग्जाम्पल जीएफसी उत्पादक शाकभक्षी प्राथमिक मांसभक्षी द्वितीयक मांसभक्षी आदि। इस प्रकार अपरद खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा नहीं होती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड सूची स्तंभ। इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसका शेप आधार चौड़ा होता है न शिकाग्र सकरा होता है। ओके, पोषण रीतियों पर जीवों के बीच एक खाद्य या ऊर्जा जोड़ें तो पिरामिड समान आकार का मिलेगा। ओके, नेक्स्ट
पिरामिड का आधार जिसमें उत्पादक या पहला पोषण स्तर होता है और पिरामिड का शिखर जिसमें सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीय पोषण स्तर होते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जय मात्रा का पिरामिड एंड ऊर्जा का पिरामिड। संख्या का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, लेकिन अपवाद है वृक्ष पारतंत्र, इसमें यह उल्टा होता है। ओके, इस तरीके से सीधा होता है जिसमें उत्पादक है सबसे नीचे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और सबसे ऊपर होता है तृतीय उपभोक्ता। अब जय मात्रा का पिरामिड, इसमें स्थलीय होता है सीधा और जलीय होता है उल्टा। जो उल्टा है उसमें उत्पादक का जैव भार होता है 4 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, उपभोक्ता का होता है 21 ग्राम प्रति मीटर, और सीधा वाला इस तरीके से, और इसके ये जैव भार हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड। ये हमेशा सीधा होता है, इसमें सबसे नीचे उत्पादक, फिर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता, और ऊर्जा इस तरीके से होती है, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा 10% घटती है। ऊर्जा मात्रा संख्या एन जैव मात्रा की गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि प्रजाति का। नेक्स्ट, एक प्रजाति एक समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में आदिष्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, एक गौरैया जब बीज, फल एवं मटर को खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, और जब वह कीट व केंचुए को खाती है तो वह द्वितीय उपभोक्ता है। मैक्सिमम पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा एंड जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं। जैसे मतलब पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। जैसे कि शाकाहारियों की संख्या जैव मात्रा ऊर्जा अधिक होती है, एंड शाकाहारियों की संख्या जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा भी अधिक होती है। ये पारिस्थितिकी तंत्रों की जो संख्या है उनमें एक अपवाद होता है वृक्ष पारतंत्र, ये उल्टा होता है। एंड जैव मात्रा में भी एक अपवाद होता है जलीय पारतंत्र, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवों की जैव मात्रा से अधिक होती है, इसलिए। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, ये उल्टा नहीं होता है, क्योंकि जब ऊर्जा आधार से शिखाग्र की ओर पहुंचती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में विशेष समय पर प्रति इकाई क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा का द्योतक होता है। ओके, अब नेक्स्ट है पिरामिड की सीमाएं। ये क्या होती है, पिरामिड में ऐसी प्रजातियों का समावेश भी होता है जो 2 या 2 से अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकती हैं। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। इसमें आहार जाल का समावेश नहीं होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवियों को पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे पोषण चक्र, न्यूट्रिशन साइकिल। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता एवं भंडारण को पोषक चक्र कहते हैं। इसमें जीवों को वृद्धि, प्रजनन, कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इसमें पोषकों का बार-बार उपयोग होता है और ये अनंत काल तक चलते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे सॉइल, पीएच, आर्द्र, टेम्परेचर आदि जैवमंडल में पोषकों से मुक्त होने की दर को तय करते हैं। पोषक चक्र को जैव भू रसायन चक्र भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, पहला गैसीय पोषक चक्र, दूसरा तलछटी एंड अवसादी पोषक चक्र। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैसीय पोषक चक्र, ये क्या होता है, नाइट्रोजन एंड कार्बन चक्र होता है। गैसीय पोषक चक्र के प्रकार पोषक चक्र के भंडारण वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र। नाइट्रोजन चक्र हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, कार्बन चक्र ये क्या होता है, जीवों के शुष्क भार का 49% भाग से बना होता है। समुद्र में 71% कार्बन विलेय प्रेजेंट है। यह सागरीय कार्बन भंडार में CO2 की मात्रा को नियमित करता है। यह वायुमंडल, सागर, जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। जैवमंडल में फोटोसिंथेसिस के द्वारा 4 × 10⁻13 कार्बन की स्थिरीकरण प्रतिवर्ष होता है। कार्बन की मात्रा CO2 के रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम वायुमंडल में वापस आती है। लकड़ी जलाने, जंगली आग एवं जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण कार्बनिक सामग्री, ज्वालामुखी क्रियाओं आदि द्वारा CO2 को मुक्त किया जाता है। कहाँ पर, वायुमंडल में। ओके, अब हम पढ़ेंगे अवसादी या तलछटी पोषक चक्र। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है सल्फर एंड फास्फोरस चक्र। ये क्या होता है, पोषक चक्र के भंडार धरती के पटल पर विद्यमान रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस चक्र। ये क्या होता है,
फास्फोरस जैविक झिल्लियों जैसे एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। अनेक प्राणियों में अपना कवच, अस्थियां, दांत आदि बनाने में इसकी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का भंडार चट्टानों में है, फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित करती है। ओके, मतलब फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित करती है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी फास्फोरस भूमि के विलयन में घुल जाती है एंड पादप उन्हें जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं और शाकाहारी एंड अन्य जानवर इससे मतलब इन तत्वों को प्लांट द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब फास्फोरस को प्लांट के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं एंड पर्यावरण में फास्फोरस श्वसन द्वारा उन्मुक्त नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस एंड कार्बन चक्रों में अंतर। क्या अंतर होता है? बरसात के द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। पहला है ये। ओके, दूसरा है जीवों एंड पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय नगण्य होता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ पूरा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा। ओके, डन, बाय बाय।